फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो चलिए हम टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया की लास्ट वीडियो है ये। इससे पहले जो वीडियो आई है, उम्मीद करती हूँ आप सब ने ये वीडियो देखी होगी अच्छे से। जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार उस वीडियो को जाके देख लें ताकि ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। हमने लास्ट में जो पढ़ा था, हमने मेथड्स ऑफ टैक्स पढ़े थे। टैक्स के मेथड क्या हैं इंडिया में, टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके हम मेथड्स ऑफ टैक्स पढ़ा था हमने, ठीक है। प्रोग्रेसिव पढ़ा था, रिग्रेसिव पढ़ा था और प्रोपोर्शनल पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। पहले हमने मेथड पढ़े थे टैक्स के मेथड। अब हम एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। जो भी खर्चा आप करते हो अपने घर में वो भी एक एक्सपेंडिचर होता है। और सेम तरह जो भी खर्चा गवर्नमेंट करती है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, तो गवर्नमेंट का भी डे टू डे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर रहता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ पे बड़ी सारी ऐसी सडनली चीज़ें आ जाती हैं, कहीं पे भूचाल आ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ गई है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को फ्री राइस, वीट, बड़ी सारी चीज़ें, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर खर्च होता है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सबसे पहले तो जो मेथड है एक्सपेंडिचर का वो है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या है, सेम तरह हमने पढ़ा था। प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो आपका जो खर्चा है वो भी बढ़ता जाएगा। और रिग्रेसिव में क्या होगा कि आपकी जो इनकम है, मतलब आपका खर्चा बढ़ता जाएगा लेकिन इनकम नहीं बढ़ेगी, ये उसका ऑपोजिट होएगा। प्रोपोर्शनल में क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल में इक्वल रहेगा, ठीक है। देखो, इन शॉर्ट, अगर किसी बेटर डेवलपमेंट के लिए क्या रहता है, फॉर बेटर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ होना पड़ता है, डिक्रीजिंग होना चाहिए एक्सपेंडिचर। खर्चा जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, बेटर डेवलपमेंट होगी हर एक चीज़ की। बट प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और बड़े सारे एक्सपीरियंस हैं, बड़े सारे ऐसी चीज़ें हैं जो क्या शो करती हैं, जो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है नीड्स इन्हेंसमेंट, उसको इन्हेंसमेंट चाहिए, डिक्रीज़ नहीं चाहिए, इन्हेंसमेंट चाहिए। क्यों, एवरीडे, हर दिन कुछ ना कुछ नई नीड्स लोगों की मतलब आती है सामने, ठीक है। किसी को मतलब गाड़ी लेनी होती है, कोई बैंक से लोन लेता है, कोई कुछ करता है, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंडिचर हर दिन क्या होता है, इन्हेंसमेंट होती है, बढ़ता जाता है। और जब खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो इकॉनमी में क्या रहेगा, हमेशा किस चीज़ की नीड ज़्यादा से ज़्यादा होएगी, रिवेन्यू की। और रिवेन्यू कहाँ से आएगा, रिवेन्यू कहाँ से आएगा, रिवेन्यू जो है वो आपके, देखो आपकी सैलरी है 20-30 हज़ार, जितनी भी है आपकी सैलरी, तो वो आपका, आपके घर का एक रिवेन्यू है ना। तो सेम वे में गवर्नमेंट का भी कुछ रिवेन्यू होता है। और गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू जो है वो मोस्टली टैक्सेस से कलेक्ट करती है। और सर्विस टैक्स जो है वो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का सोर्स है रिवेन्यू कलेक्ट करने का, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिवेन्यू होएगा और उसी तरह जो भी हमारी एक्सपेंडिचर राइज होएगी, नई नई हमारे खर्चे जो बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस चीज़ को उससे क्या करेगी, पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होएगा, रिवेन्यू कम होगा, तो ये चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, वो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जब कुछ चीज़ों की प्रोग्रेस होएगी, जैसे सपोज़ आपके यहाँ पे अभी 4G चल रहा है, आपके यहाँ पे 5G हर जगह जगह लग गया है, तो आपको 5G फ़ोन भी चाहिए होगा, तो वो क्या होगा, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। प्रोग्रेसिव, किसी चीज़ में प्रोग्रेस हुई तो आपने उस पर एक्सपेंडिचर खर्चा किया। द बेस्ट वे ऑफ टैक्सेशन इज़ प्रोग्रेसिव। जो बेस्ट वे है टैक्सेशन का वो क्या है, प्रोग्रेसिव। और ये क्या करता है, ये सूट करता है एक दूसरे को ब्यूटीफुली, ठीक है। प्रोग्रेसिव और एक्सपेंडिचर बहुत अच्छी तरह से सूट करते हैं। और इंडिया में जो बेस्ट फॉर्म है टैक्स मेथड की और एक्सपेंडिचर मेथड की, वो क्या है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स हैं जो हमें, जिनकी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, जो कहाँ पे लगते हैं, हर एक चीज़ हमें डिटेल में पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो है आपका वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट। वैट इज़ ए मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन एज वेल एज नेम ऑफ ए स्टेट लेवल टैक्स इन इंडिया। जो भी स्टेट लेवल का टैक्स है इंडिया में, उसका नाम है ए टैक्स कलेक्शन एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। ये एक ऐसा टैक्स है जिसकी कलेक्शन
हर एक जो स्टेज होती है वैल्यू एडिशन की उसमें होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैट, क्योंकि इसका नाम ही वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। और ये हाईली सूटेबल है फॉर एन इकोनॉमी लाइक इंडिया। क्यों? एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाऊंगी। जैसे सपोज़ किसी गांव में बहुत सारा वीट हुआ है, ठीक है ना, तो किसी ने उस वीट को बेच दिया, उसने बेचा 1100 रुपये का सपोज़, ठीक है। और उसी वीट से एक फैक्ट्री में ब्रेड बनाए गए, और जिन्होंने ब्रेड बनाए उन्होंने उन ब्रेड को बेचा 2500 रुपये में, ठीक है। वैल्यू एडिशन हो गया। जब वीट को कन्वर्ट किया गया, उसकी वैल्यू एडिशन की गई, ब्रेड बनाया गया, तो वो क्या हो गया, उसकी वैल्यू एडिशन के साथ क्या हो गया, उसका वैल्यू भी बढ़ गया, ठीक है। वैल्यू बढ़ा तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई, ठीक है। अब ब्रेड वाले ने, जिसने ब्रेड बनाए, उसने आगे जो सैंडविच बनाते हैं उनको ब्रेड बेचे, तो वहाँ पे भी वैल्यू एडिशन हो गई। जहाँ पे 25 रुपये का एक ब्रेड मिल रहा था, वहाँ 35 की एक सैंडविच मिल रही है, ठीक है। तो नॉन वैट इज़ मल्टी पॉइंट टैक्स। नॉन वैट जो होता है एक मल्टी पॉइंट टैक्स होता है, ये कास्केडिंग इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ कमेटीज़ आई जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए बोला, तो हम इन पे थोड़ा नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो कमेटी है वो है छलैया कमेटी एंड केलकर कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड कलेक्टिंग इट्स एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया अपनी एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए, किस मेथड पे, वैट मेथड पे, है ना। एंड द टैक्स वाज गिवन ए न्यू नेम, और उसको नया नाम दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सैनवेट बोला गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रपोज़ल आया, ये छलैया कमेटी एंड केलकर कमेटी की रिफॉर्म्स थी, उनकी सजेशंस थी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। जो नेक्स्ट प्रपोज़ल आया वाज टू मर्ज द स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड देयर सेल्स टैक्स इनटू वन टैक्स। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, स्टेट टैक्स को और सेल टैक्स को मर्ज कर देंगे एक टैक्स में, और उसको हम क्या बोलेंगे, द स्टेट वैट, और वैट, स्टेट वैट भी बोल सकते हैं और वैट भी बोल सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वांटेड टू गो फॉर द प्रपोजल जीएसटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा थोड़ा टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए, हर किसी की समझ में इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर आए, हमें क्या टैक्स देना है, क्यों लग रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाहा कि हम जीएसटी का प्रपोज़ल लाएं। उन्होंने लाया, और उसका एम क्या था जीएसटी लाने का, कि ये इंटीग्रेटिंग करना चाहते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट के। जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे ना, है ना, उसको क्या करना चाहते थे, इंटीग्रेट करना चाहते थे, एक सिंगल टैक्स में लाना चाहते थे, इनटू ए सिंगल नेशनल टैक्स, पॉपुलरली नोन एज सिंगल वैट ऑफ इंडिया। पहले तो उसको हम सिंगल वैट ऑफ इंडिया बोल रहे थे। द टैक्स हैज़ पोटेंशियल, इस टैक्स में जो ये बोल रहे थे सिंगल वैट ऑफ इंडिया, उसमें एक पोटेंशियल था कि वो क्या करेगा, जीडीपी को इंक्रीज़ करेगा 2% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। जीएसटी को फाइनली उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया 2017-18 में, मर्जिंग 17 जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मर्ज कर दिया, एक दूसरे में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद 17 टैक्स को उन्होंने किसके अंडर कर दिया, सबस्यूम्ड कर दिया, जीएसटी, टू बी कलेक्टेड ऑन वैट मेथड। इसको वैट मेथड पे कलेक्ट किया जाएगा जीएसटी को, टू बी इम्पोज्ड विद यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेस पे यूनिफॉर्मिटी ला के इसको क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि जब हम कोई भी चीज़, कोई भी टैक्स, अगर हम किसी से 10 रुपये टैक्स ले रहे हैं तो हर किसी से 10 ही लेंगे, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी, है ना। देन उसके बाद मल्टीपल टैक्सेस टू सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। अब देखो मल्टीपल जो टैक्सेस थे उसको हमने सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में कर दिया, जहाँ पे सेस लगता था, टैक्स पे टैक्स लगता था, तो जीएसटी ने इन सब चीज़ों में क्लैरिटी लाई और एक क्या किया, अम्ब्रेला सिस्टम, टैक्स जो सिस्टम है उसको, जीएसटी को हम अम्ब्रेला सिस्टम बोलेंगे। ऑल सेंट्रल और स्टेट के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे टू बी सबज्यूम्ड, ये सबज्यूम्ड किए गए, शामिल कर लिए गए जीएसटी में। अर्लियर जो 17 टैक्सेस थे एंड 23 उसके ऊपर सेस लगते थे, टैक्स लगने के बाद फिर से उसके ऊपर जो 23 अदर सेसेस लगते थे उनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब देखो कुछ सेंट्रल टैक्सेस थे, कुछ स्टेट टैक्सेस थे जिनको मर्ज किया गया, ठीक है, और एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स थे, ठीक है ना। तो एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स, सीवीडी
एंड एसईडी, ठीक है। अब ये जो एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम है, एक तो सेंट्रल कस्टम्स ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम और एक स्टेट, ठीक है, एक स्टेट की होएगी, इसको किया सर्विस टैक्स को किया, सरचार्ज, सेसिस जो मैंने आपको बताया, एक्साइज ड्यूटी, एडीई, ठीक है। अब टैक्स ऑन लॉटरी जो था ये हमारी जो स्टेट के अंडर था, बैटिंग एट्सेट्रा, ऑक्ट्री, एंट्री टैक्स, सरचार्ज, सेस, परचेज टैक्स जो लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स, जो लग्जरी टैक्स, ये सारे जो टैक्स हैं ये किसके अंडर आ गए, जीएसटी के अंडर, ठीक है। आपको इसको बहुत ध्यान में रखना है। देन उसके बाद हम कुछ ऐसे टैक्स पढ़ेंगे जो जीएसटी के अंडर नहीं आते, टैक्स नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, ठीक है। कैसे, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज़, ठीक है ना, स्टैम्प ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन अल्कोहल एंड लिक्वर, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन एंड ट्रेड, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी लिवाइड ऑन इंपोर्ट ऑफ स्टील, ऑक्ट्री, टैक्सेस ऑन व्हीकल, रोड टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स लिवाइड बाय लोकल बॉडीज़, और इंटरटेनमेंट टैक्स जो हैं वो कौन करता है, लोकल बॉडी उसको लिवाइड करती है। टोल्स वगैरह ये कौन करता, ये भी इसके अंडर नहीं आते जीएसटी के अंदर। अब देखो कुछ वॉलंटरली कंप्लाइंसेस हैं जीएसटी के, क्या क्या हैं, जहाँ पे आप अचानक से आके क्वेश्चन कर सकते हो, अचानक से आप डिटेल ले सकते हो, आपको मतलब बड़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं। ई वे बिल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड, देखो पहले आपको कोई रिसिप्ट मिलती थी ऑफलाइन, अब आपको ऑनलाइन मिलती है, ई वे बिल मिल जाता है ट्रांसफॉर्मेशन गुड्स का, है ना। पिन कोड टू पिन कोड डिस्टेंस मैपिंग, ये जो पिन कोड टू पिन कोड डिस्टेंस मैपिंग है, जब कोई गाड़ियाँ कुछ सामान लोड करके लेके जाती हैं तो उनको एक पिन कोड दिया जाता है कि आप इस पिन कोड से उस पिन कोड तक डिस्टेंस मैपिंग हो जाता है, और ये डिटर्स करता है कि मिसयूज़ ना हो बिल का मल्टीपल ट्रिप्स में। जैसे एक बिल कटवाया एक बंदे ने, वो 3 बार वो उसी बिल पे कहीं और चला गया, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई गई है जीएसटी के ज़रिए। देन उसके बाद रिटर्न मेड पब्लिक, जो भी रिटर्न्स हैं मेड पब्लिक, टैक्स पे स्टेटस विजिबल इन पब्लिक डोमेन, जो भी टैक्स आपने दिया है किसी का देखना है वो भी, तो आप पब्लिकली भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद है देन कॉशन अगेंस्ट मिसमैच इन टैक्स फिलिंग, बड़े सारे इसमें कॉशंस हैं, आपको कॉशंस लेने पड़ते हैं मिसमैच जो टैक्स फिलिंग में होता है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड हो जाता है जो टैक्स पेयर है अबाउट मिसमैच का, कि आपका टैक्स जो है वो गलत पे हो रहा है, आपके नाम पे नहीं हो रहा, किसी के और नाम पे हो रहा है। और इसमें रिपीट रिमाइंडर्स भी होता है, एसएमएस आता है आपको कि आपने टैक्स फिल किया है या नहीं किया है। और ये जो जीएसटी का है ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ऑफर टू टैक्स पेयर्स, ये जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ऑफर किया जाता है। इसमें क्वेश्चनर बेस्ड रिटर्न फाइलिंग भी, आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, कंप्लेंट्स है, रेटिंग पुट इन पब्लिक डोमेन, है ना, डिसिप्लिन ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। ये एक एक्नॉलेजिंग कंट्रीब्यूशंस ऑफ, अगर आप कोई कंप्लेन करोगे कुछ, इसमें अपना मतलब जो भी आपका अप्रूवल रहेगा, फीडबैक रहेगा, वो दोगे तो आपको एक वहाँ पे वो एक्नॉलेजमेंट भी दे सकते हैं, आपको एक अप्रिशिएटिंग सर्विसेज, आप मोटिवेट कर सकते हो जो टैक्स पेयर हैं कि कंटिन्यू देयर कंप्लेंट्स बिहेवियर, है ना, इन फ्यूचर एज वेल। तो आप इन चीज़ों के ज़रिए दूसरों लोगों को भी काफ़ी टैक्स के प्रति अवेयर कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है एंड अप्लाइज ऑन ऑल सेल्स ऑफ ऑल एसिड्स, आप जितनी भी एसिड्स खरीदोगे, एसिड्स क्या होती है, एसिड्स होती है, एसिड्स कुछ भी मान लो, जब आप अपनी कंपनी के लिए ख़रीद रहे हो, अपने बिज़नेस के लिए ख़रीद रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड्स। जितनी भी खरीदते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। तो आप कोई भी एसिड खरीदोगे, जैसे आपकी कोई दुकान है फोटोस्टैट की, तो आप ज़ेरॉक्स मशीन ख़रीदते हो, तो वो आपकी कैपिटल जो है वो उसमें एक एसिड इंक्लूड हो जाएगी और आपकी जो कैपिटल गेन हो जाएगा आपको, ठीक है ना, गुड्स का गेन हो जाएगा। देन अब इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 36 मंथ्स और एंड 12 मंथ, जो 1 साल से मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो होएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा, ठीक है। उसमें 15% आपको टैक्स लगेगा। जो लॉन्ग टर्म गेन होएगा वो आफ्टर 36 मंथ होगा, और उसमें कितना होगा, 20% फॉर अदर एंड 10% फॉर शेयर्स के लिए। अगर आपका किसी
लॉन्ग टर्म कैपिटल में शेयर है तो 10% होएगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सिर्फ आपका तो 20% होएगा, ठीक है। अब प्रोफेशनल टैक्स होते हैं, इज़ लिवाइड ऑन ऑल प्रोफेशंस, जो एम्प्लॉयमेंट हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोफेशनल हैं, उन पे प्रोफेशनल टैक्स लगता है। एंड और किस पे लगता है, एंड ट्रेड्स ऑन एम्प्लॉयज़, ठीक है। इन केस द इनकम एक्सीड्स, अगर उनकी इनकम एक्सीड करती है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो भी गवर्नमेंट ने लिमिट प्रिस्क्राइब्ड की होगी उससे ज़्यादा होएगी, तो क्या होगा, उनको लिवाइड किया जाएगा प्रोफेशनल टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड कलेक्ट्स थ्रू कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। एंड ये जो अमाउंट होगी इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र्ड किया जाता है, ट्रांसफ़र टू अकाउंट ऑफ द लोकल म्यूनसिपल बॉडी। अब कॉर्पोरेट टैक्स जो है is a direct tax imposed on the net income or profit that enterprises make from their business companies, ठीक है, both publicly and privately जो भी registered है in India under the Companies Act 1956 are liable to pay corporate tax levied at a specific rate। इसका एक स्पेसिफिक रेट बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। मोर कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। तो ये क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स, सिंपल वर्ड्स में मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ये इम्पोज़ किया जाता है कंपनीज़ पे, बिजनेस पे जो रजिस्टर्ड होती हैं, चाहे वो पब्लिकली हों चाहे वो 50% उनका गवर्नमेंट का भी उसमें शेयर हो तब भी होएगा, और चाहे वो प्राइवेटली किसी ने ओपन करी हो इंडिया में, वो कंपनीज़ एक्ट के अंडर आती है 1956 में। और वो क्या होता है, उनको बाइंडिंग होता है क्या पे करना, कॉर्पोरेट टैक्स पे करना, ठीक है। और ये जो है ये प्रोविज़न जो है ये इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 के अंडर आता है, ठीक है। अब इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स है 1961, एवरी असेस दोज टोटल इनकम एक्सीड द मैक्सिमम एग्जम्प्टेड लिमिट टू पे दिस टैक्स। कोई भी इनकम जो एक्सीड करेगी मैक्सिमम एग्जम्प्ट लिमिट जो रहेगी तो वो क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। और ये जो है ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि 10% करना 20%, ये डिसाइड कौन करते हैं, टैक्स सिस्टम इसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है एंड रेट्स है एनुअली प्रिस्क्राइब करती है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। अब स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी को कलेक्ट करती है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। It has to be paid on time as any delay in the payment invited penalty। अगर कोई भी डिले होएगी तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी लिवाइड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। देखो आपकी फिस्कल पॉलिसी में कस्टम ड्यूटी जो है वो जो भी आपका विदेश से सामान आता है उस पर लगाई जाती है ना। कस्टम ड्यूटी वेरी करती है फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्री को इंडिया प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए अभी जो रिसेंट रिकैप से इंडिया ने उसको ज्वाइन नहीं किया है। तो इंडिया क्या करती है, हमेशा से ही अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको मतलब बाहर के जो भी लोग हैं जैसे चाइना हो गया, मतलब यूएसए हो गया, तो जो भी यहाँ पे जो सामान बेचने आते हैं तो हम सबसे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाते हैं उनके ऊपर, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है एक्साइज ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, लिवाइड होता है अंडर सेंट्रल एक्साइज टैरिफिक एक्ट 85। इट इज़ लिवाइड ऑन गुड्स, ये उन गुड पे लिवाइड किया जाता है, गुड्स सामान पे जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए। जो भी डोमेस्टिक कंजम्पशंस होता है, आपकी डे टू लाइफ में चीज़ें होती हैं उनके लिए होता है। द टैक्स हैज़ बीन सब्ज्यूम्ड, ये टैक्स को अब सब्ज्यूम्ड किया गया है जीएसटी के अंडर, मैंने ऊपर मेंशन किया है। अब सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन एक्ट जो है, टैक्सेस लिवाइड ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, जो भी वैल्यू होती है सिक्योरिटीज़ की, ठीक है, ट्रांजेक्टेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उस पे लगाया जाता है, ठीक है, इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट। ये जो एक्ट है ये डायरेक्ट टैक्स है, इसको लिवाइड और कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिवाइड भी करती है, कलेक्ट भी करती है। और ये जो टैक्स है इज़ डिवाइड ऑन द प्रोडक्ट सच है स्टॉक्स, ठीक है, शेयर्स। देखो स्टॉक्स होती है ना आपकी मार्केट में, सॉरी आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप कोई सामान बेचते हो पर्टिकुलरली, तो वो क्या है, आपका स्टॉक है। जो हर दिन आपका बिकता है वो सामान है, जो बच जाता है वो स्टॉक है ना। तो आपके कहीं कहीं शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, है ना, डेरिवेटिव्स होती है, इक्विटी होती है, ओरिएंटल म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। इन पे क्या लगता है, इन पे भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, ठीक है। अब देखो इन शॉर्ट में हम क्या करेंगे, एक बार ओवरव्यू लेंगे टैक्स स्ट्रक्चर का इंडिया में। सबसे पहले लास्ट वाली वीडियो में जो हमने इससे पहले पढ़ी है उसने हमने क्या किया था, टैक्स को डिफ़ाइन किया था, उसके स्ट्रक्चर को। टैक्स दो तरह का होता है, आपको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। फिर उसमें हमने पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स, वो दोनों एक ही बंदे पे पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। फिर देन उसके बाद डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। अब आपको कोई पूछे डायरेक्ट टैक्स बताओ, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन, प्रोफेशन टैक्स, रोड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ये क्या है आपके डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं आपके जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, हमने ऊपर डिस्कस की हैं। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया कंप्लीट होता है। और जो भी करंट में रहेगा इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।